रेजोनेंस के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था डॉक्टर डीके सिंह के बुक से, ये बुक सफिशिएंट है आपको जेई और नीट के लेवल तक ले जाने के लिए, और जेई सिर्फ मेन तक नहीं, एडवांस तक के प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्लियर होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जिससे आप 100% स्कोर कर सकते हैं जेई एडवांस में, बस आप इसको सीक्वेंस को समझे। सब बच्चों को क्या होता है, फिजिकल आसान लगता है, इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत रटते हैं या छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक ना समझ में आता है और ना रट पाते हैं, दिक्कत है। ऑर्गेनिक यदि आपको आएगा तो पूरा आएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तो आप इसको पढ़े, ये बहुत स्कोरिंग है और बहुत ज्यादा मार्क्स इससे स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। 1 से 40 क्वेश्चन तक मैंने पहले वीडियो में भी देखा था, इससे पहले प्रैक्टिस सेशन में 40 क्वेश्चन का ये एक और सीरीज है जिसमें हम रेजोनेंस से रिलेटेड सवाल को ही सॉल्व कर रहे होंगे, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेईई नीट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्ट एज पाई एक्सेप्टर इन रेजोनेंस। पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर मतलब क्या होना चाहिए, रेजोनेंस में वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, पाई एक्सेप्टर। तो देखो पहले और दूसरे एटम के बीच में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड, और दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी वो पाई एक्सेप्टर बन पाएगा, या फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए एटम पे, तब पाई एक्सेप्टर बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहले एटम पे ही लोन पेयर है, ये तो डोनेट करेगा, है ना। अगर इधर CH2 डबल बॉन्ड CH, कैसे चेक करते हैं हम लोग, जब भी चेक करते हैं कि कौन सा ग्रुप एक्सेप्टर है कि डोनर है, तो उसको CH2 डबल बॉन्ड CH से लगा के देखते हैं कि इस पाई बॉन्ड के साथ वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। यदि इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा तो एक्सेप्टर, और यदि पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर डालेगा तो डोनर। तो यहाँ तो ऑक्सीजन पे पहला एटम पे लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर खोल देगा, तो ये कैसा हो गया, डोनर। यहाँ भी नाइट्रोजन वही काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन यहाँ पे यदि CH2 डबल बॉन्ड CH लगाते तो ये चूंकि पाई बॉन्ड इधर खुलेगा तो इस पाई बॉन्ड को इधर खोलेगा, तो ये हमारा एक्सेप्टर है। क्यों एक्सेप्टर है, पहले और दूसरे एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बात समझ में आ गया। तो ये जो है हमारा एस्टर ग्रुप जो लगा हुआ है, ये कैसा है, ये हमारा एक्सेप्टर है। हम जानते हैं अल्डिहाइड और एसिड या एसिड का डेरिवेटिव किसकी तरह एक्ट करता है, एक्सेप्टर की तरह, क्योंकि उसमें कार्बोनिल कार्बन होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, इधर होता है और इधर कोई भी ग्रुप हो। अगर H हो गया अल्डिहाइड, है ना, OH हो गया एसिड, उसके जगह पर OR है एस्टर या कुछ और आएगा तो एसिड का डेरिवेटिव। तो पहले और दूसरे एटम के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड, और ये किस तरह काम करता है, एक्सेप्टर की तरह काम करता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन एक्ट एज आइदर एज पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर, दोनों की तरह काम करे, पाई डोनर भी और पाई एक्सेप्टर भी। अच्छा, OH क्या करेगा, ये देखो तो ग्रुप डोनर है, ये क्या है, डोनर, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करेगा। NO2 ये क्या है, एक्सेप्टर है, क्यों, क्योंकि N डबल बॉन्ड O इस तरह से होता है और ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा, एक्सेप्ट करेगा। CHO क्या है, ये तो एक्सेप्टर है, अल्डिहाइड ग्रुप है, एक्सेप्ट करेगा। PH जो है ये न्यूट्रल है, ये ग्रुप देखिए, ये ग्रुप क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पे मान लो ये ऐसे है, यही तो फिनाइल ग्रुप है, ये न्यूट्रल है। मान लो यहाँ पे यदि O- लगा दिया तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इस केस में ये किस तरह काम कर रहा है, एक्सेप्टर की तरह। बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग किस तरह काम कर रहा है, एक्सेप्टर की तरह। मान लो यही फिनाइल रिंग है, सपोज CH2+ लगा दिए, अब क्या करेगा, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो जाएगा ना। तो अब कैसा काम कर रहा है, ये यही काम कर रहा है डोनर की तरह, यही फिनाइल रिंग यहां काम कर रहा था एक्सेप्टर की तरह। ये डिपेंड करता है कि उसके साथ लगने वाला ग्रुप डोनर है या एक्सेप्टर है। यदि उसके साथ लगने वाला ग्रुप डोनर है तो ये खुद को एक्सेप्टर बना लेगा, और यदि उसके साथ लगने वाला ग्रुप एक्सेप्टर है तो ये खुद को डोनर बना लेगा। ऐसा ग्रुप और भी होता है, कौन सा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी ग्रुप हमने देखा था। ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सा उसमें ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि उस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। यहीं पर डोनर रहेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर खुलेगा, एक्सेप्टर रहेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर खुलेगा। एक और देखा था हमने, NO, N डबल बॉन्ड O, ये भी डोनर और एक्सेप्टर दोनों तरह काम करता है। तो जहां पे होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड हो,
बेंजीन हो गया, विनाइल हो गया, है ना। ये सब कैसा काम करता है, डोनर और एक्सेप्टर दोनों की तरह। ये नाइट्रस ग्रुप है, ये भी डोनर और ऑक्सीजन, डोनर और एक्सेप्टर दोनों की तरह काम करता है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन एक्ट एज पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर, दोनों की तरह काम करे। तो अभी हमने देखा कि ये एनो ग्रुप जो है ये डोनर और एक्सेप्टर दोनों बन सकता है। ये क्या है, यहाँ तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑन फर्स्ट एटम ऑलवेज एक्ट्स एज डोनर। NH2 ये क्या है, यहाँ भी लोन पेयर ऑन फर्स्ट एटम डोनर। यहाँ पर क्या है, NO2 ये एक्सेप्टर है क्योंकि N डबल बॉन्ड O और O इस तरह से है, तो ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर खोल लेगा। तो बस यही एक ग्रुप है NO ग्रुप, जो आइदर डोनर भी हो सकता है और एक्सेप्टर भी हो सकता है। समझ में आ गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विथ एनी ग्रुप, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। ये देखो, ये ग्रुप आपको जब एग्जांपल पता हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन वैलिड है कौन नहीं, अगर आपने नोट्स को ढंग से पढ़ा है, वीडियोज को अच्छे से देखा है, तो आप समझ पाएंगे कि ये जो NH3+ है, यदि इसको रेजोनेंस में हम हिस्सा लेने पे मजबूर किए, CH2 डबल बॉन्ड CH, मान लो इसका रेजोनेंस करा देते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, NH3+। तो चूंकि पहले एटम पे प्लस चार्ज है, तो ये कैसा काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह, और इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर खोल लेगा। उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बन जाएगा CH2 पे प्लस CH डबल बॉन्ड NH3, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस मिलके डबल बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इसका आप इलेक्ट्रॉन देखें, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड इधर है, 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल वायलेट हो गया। ऑक्टेट रूल क्या हो गया, वैलिड। और हम जानते हैं वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता है जिसमें ऑक्टेट रूल वायलेट हो जाए, स्पेशली जब हम सेकेंड पीरियड के एटम की चर्चा कर रहे हो, तब ऑक्टेट रूल बिल्कुल ही वायोलेट नहीं होना चाहिए। तो ये रेजोनेंस में हिस्सा लेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही ये रेजोनेंस में हिस्सा लेगा, डोनेट तो कर नहीं सकता, चाहिए ही इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा बॉन्ड बनाएगा, इसका ऑक्टेट रूल का वायलेशन हो जाएगा। तो NH3+ ग्रुप will not participate in resonance। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, among these compounds the correct order of resonance energy। बच्चों रेजोनेंस एनर्जी आपको याद हो तो रेजोनेंस एनर्जी हमने समझाया था, सबसे ज्यादा एरोमेटिक का, उसके बाद नॉन एरोमेटिक का। एरोमेटिक में भी किसका ज्यादा, अगर 2 एरोमेटिक को कंपेयर करना है तो उस एरोमेटिक कंपाउंड का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा जिसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है ना। अगर 2 नॉन इक्विवेलेंट का कंपेयर करना है तो उस नॉन इक्विवेलेंट मतलब 2 नॉन एरोमेटिक का करना है, तो नॉन एरोमेटिक में भी यदि इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। यदि मान लो कि दोनों ही इक्विवेलेंट है, तो जिसमें ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मान लो दोनों ही नॉन इक्विवेलेंट है तो जिसमें ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एक तो रेजोनेटिंग कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग कंपोनेंट होगा, जितना ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू होगी, और एरोमेटिक का नॉन एरोमेटिक से ज्यादा और इक्विवेलेंट का नॉन इक्विवेलेंट से ज्यादा। ये चीज याद रखेंगे। एक चीज और लाइन वहां था, लीनियर कंजुगेशन गिव्स मोर रेजोनेंस एनर्जी देन क्रॉस कंजुगेशन। यदि कोई चीज लीनियर कंजुगेट में है तो वहां पर रेजोनेटिंग कंपोनेंट ज्यादा होगा, ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसलिए उस केस में रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा निकल के आती है। यहां पर देखते हैं, among these compound the correct order for resonance energy। अच्छा, इसका देखो तो CH3COOH ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये क्या है, CH3COONA, ये एक्चुअली यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, सोडियम प्लस के फॉर्म में अलग रहेगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, तो इसको हम आयन के रूप में दिखाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद क्या है, CH3CONH2, एसिटामाइड, CH3CONH2, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी 50-50% स्टेट भी बताए थे, है ना। इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर का ज्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर 150%, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 250%। रेजोनेंस हाइब्रिड में दोनों का कंट्रीब्यूशन यदि सेम है तो रेजोनेंस एनर्जी मैक्सिमम होगा, जैसा कि बेंजीन के केस में होता है। बेंजीन के दोनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इस स्टेट से जितना डेविएशन होगा रेजोनेंस एनर्जी घट जाएगा। मान लो एक मॉलिक्यूल है
एक मॉलिक्यूल है जिसके दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और उनके रेजोनेंस एनर्जी मतलब उनके एनर्जी में इतना फर्क है, और मान लो दूसरा है जिनके इतना फर्क है, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा 50% से डेविएट होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी घट जाएगा, और जितना 50-50% के करीब रहेगा, अगर हमेशा बराबर ना हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट, तो बहुत ज्यादा उसकी एनर्जी और स्टेबिलिटी डिफरेंट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं। इसका यदि कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, माइनस चार्ज यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये इक्विवेलेंट है। इसके दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे और कैसे होंगे, इक्विवेलेंट, इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, 2 की। उसके बाद इसके और इसके देखते हैं, तो इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर में लोन पेयर यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। इक्विवेलेंट तो नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन से नाइट्रोजन पे प्लस जाना, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में डिफरेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस तो ऑक्सीजन पे प्लस से ज्यादा ही स्टेबल है। तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस गए, हाँ स्टेबिलिटी डिग्रेड हुआ, लेकिन उतना डिग्रेड नहीं हुआ जितना ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे प्लस चले गए। मतलब यहाँ 50-50% से डेविएशन ज्यादा है, इसमें 50-50% से डेविएशन कम है। तो 2 के बाद नंबर आएगा 3 का, उसके बाद नंबर आएगा 1 का। बात समझ में आ गई? ऑर्डर हमारा क्या हो गया, 2 3 1। अगला, among these species the correct order of resonance energy, फिर वही चीज है, रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है। आप इसको देखें, जब ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इसको ऐसे खोलेगा तो ये इक्विवेलेंट बनेगा, माइनस यहां जाएगा, पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, यहां पर क्या है, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसके एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे और वो भी कैसा होगा, दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट। यहां पर नाइट्रोजन ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन पर माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस। यहाँ पे अगर घूमेगा, देखो ये ऐसे और ये ऐसे, एक तो ये पहले से बहुत स्टेबल था क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं था, उसके बाद जब आपने रेजोनेंस करा दिया तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे प्लस आ गया, है ना, तो ये और ज्यादा डिग्रेड हुआ। ये उतना स्टेबल पहले भी नहीं था क्योंकि पहले नाइट्रोजन पे माइनस था, रेजोनेंस के बाद और क्या हो गया, ऑक्सीजन पे माइनस। दोनों लगभग सिमिलर ही है स्टेबिलिटी में, हाँ भले ही 50-50% नहीं होगा, ऑक्सीजन पर माइनस वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन 50-50% से डेविएशन कम है। यहाँ तो बहुत डेविएशन है, सीधे स्टेबिलिटी से कहां चले गए, गर्त में चले गए। तो सबसे ज्यादा किसका, 1 का, उसके बाद किसका, 2 का, उसके बाद 3 का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, 1 2 3, हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और लिखा हुआ है among these compound which has maximum resonance energy, वही कंपेयर करना है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किस में होगी, तो जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा। यहां पर देख लो, बस रेजोनेटिंग कंपोनेंट आपको देखना है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, एक बार इधर से होगा एक बार इधर से होगा, रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन ऐसे ही कंजुगेशन को हम लोग बोल देते हैं क्रॉस कंजुगेशन। ऐसा ही जब कंजुगेशन आता है तब इसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। यहाँ पे रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बात ही खत्म। तो जब रेजोनेंस ही नहीं होगा तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, सारा का सारा यही स्टेबल है, इसका कोई दूसरा और कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा, इस बॉन्ड को ऐसे खुलेगा, फिर फर्दर इस बॉन्ड को ऐसे खुलेगा। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है, 3 पाई बॉन्ड यहाँ भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट पोजीशन पे थे, लेकिन ये क्रॉस कंजुगेशन था, तो उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी यहाँ नहीं मिलेगा जितना 3 पाई बॉन्ड से लीनियर कंजुगेशन में मिलेगा, क्योंकि एक फ्लो बनता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का एक फ्लो बन जाता है, ज्यादा इजीली रेजोनेंस होता है, और इस केस में रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होता है, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा 3, उसके बाद 2, उसके बाद लास्ट में 1 और 2 में 2 का क्यों जाता है, अरे 3 पाई बॉन्ड है कंजुगेट में, एक बार इधर से हो रहा है एक बार इधर से हो रहा है, रेजोनेटिंग कंपोनेंट तो ज्यादा है ना, इसलिए 1 से ज्यादा। तो फिर 3 का 2 से ज्यादा क्यों हो गया, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, वहां क्रॉस कंजुगेटेड है, यहाँ लीनियर कंजुगेशन में है, एंड लीनियर कंजुगेशन गिव्स मोर रेजोनेंस एनर्जी देन पाई कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। अगला देखते हैं, among these compounds the correct order of resonance energy, correct order of resonance energy देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3
C डबल बॉन्ड NH2, CH3, C डबल बॉन्ड OF। रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है, मतलब 50-50% स्टेट, ज्यादा डेविएशन ना हो दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में। यहां पर ऑक्सीजन ऐसे खुलेगा, ऑक्सीजन लोन पेयर से किस में जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस में, ऑक्सीजन न्यूट्रल से ऑक्सीजन पे प्लस, यहां नाइट्रोजन से कहां जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस, बाकी ऑक्सीजन पे माइनस तो दोनों में कॉमन है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन पे प्लस, कौन ज्यादा घातक है, फ्लोरीन से फ्लोरीन प्लस सबसे ज्यादा घातक, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, मतलब रेजोनेंस एनर्जी भी क्या कम। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन प्लस ठीक है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस सबसे अच्छा है, इन तीनों में सबसे अच्छा। डूबे हुए सब हैं, लेकिन सारे डूबे हुए में कम से कम ये ठीक है ना, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस। तो 2 की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर दोनों होंगे वो सिमिलर होंगे, लगभग सिमिलर होंगे। उसके बाद किसका, 1 का। 3 में तो ब्लंडर हो रहा है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे प्लस दिया जा रहा है, मतलब इसका जो प्लस वाला फ्लोरीन पे जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही कम स्टेबल होगा। अगर ये सिंपल फ्लोरीन मान लो 90% है, तो फ्लोरीन पे प्लस जाने पे कितना हो जाएगा, 10%, 90% 10%, 50-50% से डेविएशन बहुत ज्यादा, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी बहुत कम। यहाँ पहले कैनोनिकल स्ट्रक्चर की मान लो कि कितना होगा, 80%, इसका मान लो ऑक्सीजन में कितना है 80%, ऑक्सीजन से प्लस गया ये भी घातक है, तो मान लो उसका 20%। यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितना था, मान लो 70%, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस गया, दूसरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर की 30%, ठीक है। 50-50% स्टेट कोई नहीं है, लेकिन डेविएशन देखो सबसे कम डेविएशन यहाँ है इन तीनों में, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा, उसके बाद इसकी, और यहाँ तो कमाल ही हो गया, फ्लोरीन से कहां पहुंच गए, फ्लोरीन प्लस पे, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, दोनों के बीच, दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में स्टेबिलिटी और एनर्जी का बहुत बड़ा गैप, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी इसका बहुत कम। बात समझ में आई। 213 अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमॉन्ग दिस कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। यहां तो कंपोनेंट ही कम है, इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या होगा, यहां से इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये इधर आएगा, इधर भी जा सकता है ना, उसके बाद ये इधर आएगा तो इधर भी खोल सकता है नहीं है, नहीं, ये तो इधर ही आएगा, या फिर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और इसको ऐसे खोलेगा, मतलब थोड़ा क्रॉस हो रहा है, इससे ज्यादा बेहतर यहाँ पे दिख रहा है फ्लो, ये ऐसे खुलता, इसको ऐसे खोलता, फिर ये ऐसे खुलता, फिर ये ऐसे खुलता, इसी को बोलते हैं लीनियर कंजुगेशन। तो 1 सबसे ज्यादा, उसके बाद 2, पाई बॉन्ड और सब वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा व्यवस्थित नहीं है, यहाँ लिनियरली व्यवस्थित ज्यादा अच्छे से है। तीसरा में तो रेजोनेटिंग कंपोनेंट ही कम है, एक ही पाई बॉन्ड है जो लोन पेयर से कॉन्जुगेट में है, तो एक ही बार रेजोनेंस होगा, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी। मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग कंपोनेंट विल इंक्रीज द रेजोनेंस एनर्जी। ऑप्शन क्या हो गया, 1, 2, 3, ऑप्शन सी। Among these compounds, the correct order of resonance energy, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, अभी तक अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा मेहनत करें, कोशिश करें, समझ में आएगा। रेजोनेंस एनर्जी देखना है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, 2 ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट में है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम, रेजोनेटिंग कंपोनेंट कम होगा। यहाँ पे 3-3 पाई बॉन्ड है, लेकिन अच्छे से व्यवस्थित किसमें है, ये लीनियर कॉन्जुगेशन, और ये कैसा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो 2 लीनियर कंजुगेशन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, 2 की ज्यादा, उसके बाद 1 सबसे कम किसका, 3, रेजोनेटिंग कंपोनेंट ही कम है उसका। 213 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस रेजोनेटिंग सिस्टम, ये रेजोनेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 इज मोर देन दैट ऑफ 1 इन रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसा होगा क्या, कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड में, और रेजोनेंस हाइब्रिड में वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। 1 ज्यादा स्टेबल है कि 2 ज्यादा स्टेबल है, सर 1 ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, चार्ज पे सेपरेशन है, और वो भी बड़ा भयंकर तरीके से, ऑक्सीजन पे प्लस और कार्बन पे माइनस, तो 1 ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक, तो ये तो गलत हो गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 इज इंक्रीज्ड बाय अ पोलर सॉल्वेंट,
वन का कंट्रीब्यूशन, मान लो दो फेज है, एक गैसियस फेज में इसको रखे हैं और एक पोलर सॉल्वेंट में, तो ये तो नॉन पोलर है ना, और नॉन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट। जब ये खुद नॉन पोलर है तो पोलर को कैसे लाइक करेगा? केमिस्ट्री में एक कहावत है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना, लाइक और लाइक एक साथ चलेगा। तो यहाँ पे ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही ये रहना पसंद करेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ वन इज इंक्रीज्ड बाय ए पोलर सॉल्वेंट ना, इसका कंट्रीब्यूशन घट जाएगा, ये भी गलत है। कंट्रीब्यूशन ऑफ टू इज इंक्रीज्ड बाय ए पोलर सॉल्वेंट, ये स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ, भले ही रेजोनेंस हाइब्रिड में इसकी तुलना में बहुत कम ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इसी को जब हम किस में रख देंगे, पोलर सॉल्वेंट में, वाटर लाइक सॉल्वेंट में, तो वहां भी कम ही करेगा, लेकिन पहले की तुलना में अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पोलर है और पोलर में जाते ही इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, सॉल्वेलाइजेशन होगा, है ना, और आयन आएंगे इसके आसपास, नेगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज, और इसको क्या करेगा, स्टेबल करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करना ये शुरू कर देगा। हाँ, तो ये करेगा, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में इसकी बढ़ जाएगी, है ना। पोलर सॉल्वेंट में ये नहीं होगा कि कंट्रीब्यूशन इससे बढ़ के इसका ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा, इसी की तुलना हम इसी से कर रहे हैं। गैसियस फेज में था तो जितना कर रहा था, पोलर फेज में जाएगा तब उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा अपने रेजोनेंस हाइब्रिड में। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन, Among these three canonical structure, दो more are possible, कोई जरूरी नहीं है यही तीन है, इसमें और सारे पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन तीन लिखा हुआ है। What would their relative contribution in the hybrid? स्टेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करेगा, वन। क्यों? क्योंकि कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है और नंबर ऑफ बॉन्ड भी ज्यादा है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है। उसके बाद 2 और 3 में कौन करेगा, 2। क्यों सर? नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेम है लेकिन चार्ज सेपरेशन कम है, और चार्ज सेपरेशन जितना कम होगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा। सबसे कम किसका, 3 का। 1 2 3 स्टेबिलिटी ऑर्डर के रूप में सजा देना है कैनोनिकल स्ट्रक्चर को, उसी ऑर्डर में रेजोनेंस हाइब्रिड में वो कंट्रीब्यूट करेगा। 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बढ़ जाओ भाई, बढ़ गया। Which of the following statement is true about the contribution of 1 and 2 in respective resonance hybrid? In respective resonance hybrid, एक ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसका अपने हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन और इस मॉलिक्यूल का अपने हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है। तो कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन प्लस पे गए, ऑक्सीजन पे प्लस ज्यादा खतरनाक है, स्टेबिलिटी इसकी कम। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस पे गए, स्टेबिलिटी इसकी भी कम इसकी तुलना में, लेकिन ऑक्सीजन प्लस से ज्यादा अच्छा नाइट्रोजन प्लस, तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा अपने रेजोनेंस हाइब्रिड में, और ये कम करेगा अपने रेजोनेंस हाइब्रिड में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से सीधे ऑक्सीजन प्लस पे चले गए हैं। ये मान लो कितना होगा, 80%, तो ये मान लो कितना होगा, 20%, है ना। लेकिन यहाँ पे उतना डिफरेंस नहीं होगा, ये मान लो 70% है स्टेबिलिटी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, 30%। बात समझ में आ रही है? तो कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा, 2 का। रेजोनेंस एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी, 2 की। समझ में आ रहा है ना? ठीक, 2 कंट्रीब्यूट्स मोर देन 1। अगला, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कितना है दिया हुआ, 28.6 किलो कैलोरी, 28.6। माइनस इसलिए है क्योंकि वो एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस इन विच वी ऐड हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, एक बॉन्ड टूटता है, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए ओवरऑल ये रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, इसलिए माइनस साइन वहां लिखा हुआ है। हम यहाँ डायग्राम पे दिखा रहे हैं तो माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही इसको ऊपर दिखा दिए हैं और इसको नीचे। ये है हमारा एनर्जी डायग्राम। चलो, अब क्या पूछ रहा है, बेंजीन का। मान लो बेंजीन यहाँ है, ये मान लो साइक्लोहेक्सीन था यहाँ पर ट्रिपल वाला, और ये क्या है हमारा, बेंजीन। बताते हैं ये कैसे है। बेंजीन का क्या होगा,
अगर ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए एनर्जी डायग्राम पे ये नीचे आएगा। और बेंजीन का कितना है 49.8। गुड। क्या पूछ रहा है रेजोनेंस एनर्जी, लेकिन ये 28.6 जो दिया हुआ था वो साइक्लोहेक्सीन का था, मतलब एक पाई बॉन्ड का। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड, तो तीनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में जो बॉन्ड बनता था 2, उसमें एनर्जी रिलीज होता था 28.6। तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक होकर 6 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो उसमें इसका तिगुना एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पे एनर्जी कितना रिलीज होगा 3 इंटू 28.6। 3 से इसको गुना करेंगे 28.6 और घटा देंगे, कितना आ जाएगा 36 किलो कैलोरी पर मोल। कितना आ जाएगा 36 किलो कैलोरी पर मोल। देख लीजिए आप, 36 18 24 25 7 75.8 49.8 घटाइए, 8 में से 8 गया 0, 15 में से 9 गया 6, 6 में से 4 गया 18 8 से 24 25 3 में 6 2 8, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, 36 किलो कैलोरी, ठीक। वही क्वेश्चन है फिर से, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एग्जामिन दिस डाइन्स। ये सब डाइन दिया हुआ है, डाइन मतलब 2-2 डबल बॉन्ड, सब में 2-2 डबल बॉन्ड है, और सबका क्या दिया हुआ है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। नाउ व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर अमंग दिस डाइन्स। हम जानते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, ये पढ़े हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, है ना, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और उतना कम जाएगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो ये हमने बहुत डिटेल में बताया था जब थ्योरी पर आ रहा था कि व्हाई स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो डेल एच आप देख के भी डायरेक्ट स्टेबिलिटी बता सकते हैं, जिसके डेल एच का वैल्यू सबसे कम होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। डेल एच की वैल्यू सबसे कम किसकी है, इसकी। आप मैग्नीट्यूड देखें, माइनस साइन बस ये है कि रिलीज हो रहा है, वो छोड़ दो। 54.1 सबसे कम, इस डाइन की मतलब 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका है 3, और सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका है सेकेंड वाले का, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम 1 3 2 is the stability order on the basis of heat of hydrogenation। वैसे यहाँ आप देख सकते हैं 2 ही डाइन लेना है तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा रेजोनेंस, और ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा बढ़ा देगा। बाकी तो नंबर ऑफ बॉन्ड सब में सेम ही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं और प्रैक्टिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के डेटा को एनालाइज करके भी हम बता सकते हैं कि यदि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू कम होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए 132 देखिए, खोजे 132 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इतना इज 30 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का कितना है 30, एंड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ 13 ब्यूटाडाइन, 13 ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, यही है 13 ब्यूटाडाइन। What will be the heat of hydrogenation? What will be the resonance energy? इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना है 3 किलो कैलोरी पर मोल, 3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। यह है इसका रेजोनेंस एनर्जी। गुड। What will be the heat of hydrogenation of 13 ब्यूटाडाइन। तो आप एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर निकाल ले, एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर निकाल ले, तो इसका एनर्जी निकालना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ेगा व्हाट विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका एनर्जी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एनर्जी कितना होगा हाइड्रोजनेशन का, तो जब एक का करते हैं पाई बॉन्ड का तब 30, यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 60 होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी पूछ रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल एच, तो घटा दे 3 माइनस 60, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 57 किलो कैलोरी पर मोल। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ये कुछ है नहीं, बस आप डायग्राम से भी स्पष्ट बना सकते हैं, प्लस माइनस के लफड़े में ज्यादा नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसमें प्लस माइनस में आपको नहीं उलझाया जाएगा। सारे एनर्जी रिलीज हो रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो,
रेजोनेंस एनर्जी क्या है 3 किलो कैलोरी, व्हाट विल बी द हीट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी कितना था 3 किलो कैलोरी पर मोल। तो उस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रहना चाहिए रेजोनेंस एनर्जी जो होता है वो एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। Among these compounds, the order of heat of hydrogenation del H is inversely proportional to stability. Del H is inversely proportional to stability. तो जब भी del H का ऑर्डर पूछे तो सबसे बेहतर तरीका है आप पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लें और उसको रिवर्स कर देंगे। स्टेबिलिटी किन बातों पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करता है। रेजोनेंस का होना और ना होना दिस इज सेकेंडरी, लेकिन सबसे पहला बात यह होना चाहिए कि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। ऑल रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स नीड नॉट टू बी मोर स्टेबल देन ऑल नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। ये तब कंपेयर करते हैं दो मॉलिक्यूल में कि रेजोनेंस हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा जब दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम होते हैं। यदि नंबर ऑफ बॉन्ड किसी में ज्यादा है वो सीधा सीधा विनर है, रेजोनेंस कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहां जाओ कंपाउंड फर्स्ट को देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, क्योंकि पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के बन रहा होगा तो एक बॉन्ड घट जाएगा। 3 में बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा है तो 3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अच्छा, अब इन दोनों में बॉन्ड की संख्या सेम है तब देखेंगे रेजोनेंस किस में हो रहा है। अच्छा, रेजोनेंस 1 में हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उसके बाद 2, अच्छा रुकिए 3 1 2 टिक कर दे क्या? ना, पूछ क्या रहा है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हमने क्या निकाला है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? डेल एच का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 1 3, रिवर्स करेंगे 2 1 3 2 1 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, among these compounds the order of heat of hydrogenation, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लो सबसे पहले, तब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखने में मजा आएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? 1 के बारे में मस्त ख्याल है सर, सबसे ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एरोमेटिक है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि एरोमेटिक होता है तो स्टेबिलिटी अपने आप उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाती है। और रेजोनेंस एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड बाय द मॉलिक्यूल, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। 1 की सबसे ज्यादा, 2 और 3 में, उसके बाद 3 की है स्टेबिलिटी, क्योंकि यहां पर बीच में ये आ जाता है तो रेजोनेंस टूट जाता है बीच में। इस रिंग का रेजोनेंस इस रिंग के साथ नहीं हो रहा है, जबकि यहां पर रेजोनेंस क्या हो रहा है? लगातार हो रहा है ना। तो 1 के बाद स्टेबिलिटी किसकी आएगी? 3 की। उसके बाद किसकी आएगी? 2 की। तब क्या करेंगे हम? रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल गया तो डेल एच का ऑर्डर क्या हो जाएगा? पलट दो 2 3 1, ऑप्शन खोजो 2 3 1, पहला ही मिल गया, लकी है हम लोग। अगला देखते हैं, the heat of hydrogenation of these compound will be in the order, heat of hydrogenation। फिर से क्या करोगे? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, रेजोनेंस हो रहा है, 3 पाई बॉन्ड इसमें भी है, 3 पाई बॉन्ड इसमें भी है, लेकिन यहाँ फर्क यह है कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना। तो 2, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है लेकिन बेचारा रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो तीनों ही मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम थे, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम थे, आप काउंट कर लेना। 3 पाई बॉन्ड सब में है, बशर्ते फर्क बस तीनों पाई बॉन्ड क्या क्या गेम खेल रहा है। पहले कंपाउंड में वो तीनों पाई बॉन्ड मिलके इस कंपाउंड को एरोमेटिक बना दे रहा है जो सबसे ज्यादा स्टेबल कर दे रहा है। दूसरे कंपाउंड में तीनों पाई बॉन्ड इस कंपाउंड को एरोमेटिक तो नहीं बना पा रहा है लेकिन रेजोनेंस कर रहा है ना, और वो भी लीनियर रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है, एक चेन बना हुआ है रेजोनेंस का, तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा ये 2। इस कंपाउंड में क्या हुआ है कि ये तीनों पाई बॉन्ड है लेकिन यूजलेस है, निकम्मा है, कुछ नहीं किया, ना ही रेजोनेंस कर रहा है ना ही मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाया, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपको ऑर्डर लिखना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रिवर्स कर दो, 3 सबसे ज्यादा, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ऑर्डर खोजे 3 2 1, ऑप्शन बी। Examine this canonical structure of naphthalene and which of the following statement is true about C1 C2 and C2 C3 bond length। ये थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन कराया था। C1 C2 और C2 C3 इस बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा ही हुआ है तो आप तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर में देख ले। C2 C3
में 3 में से एक ही जगह डबल बॉन्ड आया है। डबल बॉन्ड का आना मतलब बॉन्ड लेंथ का घटना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का बढ़ना मतलब बॉन्ड लेंथ का घटना। तो यहाँ डबल बॉन्ड एक ही बार आया है और C1 C2 के बीच में एक यहाँ और एक यहाँ 2 बार आया है। तो कम बार किसमें आया है? C2 C3 के बीच में। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम कहाँ है? C2 C3 के बीच में। बॉन्ड लंबा कौन होगा? C2 C3 के बीच वाला बॉन्ड लंबा होगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है। C2 C3 बॉन्ड इज लॉन्गर देन C1 C2 बॉन्ड। तो नेफ्थलीन में हमेशा याद रखेंगे ये जो होता है C2 C3 बॉन्ड वो क्या होता है? लंबा होता है, सेम लेंथ का नहीं होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस मॉलिक्यूल? किस किस बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है ये थोड़ा ध्यान रख ले। C5N बॉन्ड, C1N बॉन्ड और C3N बॉन्ड। अच्छा, इस बॉन्ड के बारे में, इस बॉन्ड के बारे में और इस बॉन्ड के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि लंबाई किसकी ज्यादा या कम होगी। ठीक, C5N बॉन्ड ये NO2 इसके साथ रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है कि नहीं? रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेरिक रिपल्सन वगैरह वाली कोई चीज नहीं है, आराम से इसी के प्लेन में है और रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है। रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है मतलब यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि रेजोनेंस में हिस्सा लेगा तो यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये क्या होता है? आयोडीन है यहाँ और उसके ऑर्थो पोजीशन पे 2 नाइट्रो ग्रुप है तो ये घूम जाएगा। मतलब ये जो नाइट्रो ग्रुप है अब इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो इसकी लंबाई इससे क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये दोनों 1 और 3 वाला जो है ना, 1 और 3 वाला ये दोनों सेम लेंथ का होगा और वो 5वें से बड़ा होगा। C1N C3N बॉन्ड आर ऑफ सेम लेंथ एंड बट लॉन्गर देन C5N बॉन्ड। सही है, क्या बात समझ में आई? रेजोनेंस का होना बॉन्ड लेंथ के लिए बेकार चीज है, बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। रेजोनेंस क्या करता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाता है। लेंथ से थोड़ी मतलब है, स्टेबिलिटी से मतलब होती है हमको, बॉन्ड स्ट्रेंथ से मतलब होती है। लेकिन यहाँ पे हमको कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ, तो वो घट जाएगा। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस मॉलिक्यूल C1 C2 एंड C3 C4? इस बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है और इस बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है। ये बॉन्ड एक ही बार टूटेगा लेकिन ये बॉन्ड को ये भी तोड़ सकता है और इधर से ये भी टूटेगा। तो इस बॉन्ड के टूटने की संभावना ज्यादा है। टूटने की संभावना ज्यादा है मतलब डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में बदलने की संभावना ज्यादा है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो C3 C4 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा C1 C2 से। बात समझ में आ गई? C1 C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C3 C4 बॉन्ड। अगला, 3 कंपाउंड लिखे गए हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ, CN बॉन्ड लेंथ मतलब ये। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना आए तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, यहाँ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है? 100% सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ही नहीं। मान लो डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर हम बात करें परसेंटेज में दिखाने का, डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो यहाँ पे 0% है। रेजोनेंस वगैरह होने का कोई संभावना है नहीं, डबल बॉन्ड किसी भी तरह से यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा और इस पाई बॉन्ड को इधर खोलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। मान लो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड आने का कैरेक्टर 30%, सपोज कितना है? 30%। यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा और यहाँ थोड़ा ज्यादा मजे में रेजोनेंस होगा। देख रहे हो, एक तरफ से डोनर एक तरफ से एक्सेप्टर, बीच में फिनाइलिडिंग, पूरा अल्टरनेशन में है, खूब अच्छे से रेजोनेंस होगा तो ज्यादा डबल बॉन्ड यहाँ परसिस्ट करेगा। यहाँ पर मान लो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया 40%। बता दो बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया ही नहीं है तो 3 की लंबाई सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 की, उसके बाद 2 की। जितना अच्छा से रेजोनेंस हो बॉन्ड लेंथ को उतना ही घटा देगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना बढ़ा देगा। 3 1 2 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड? CO बॉन्ड देखना है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को सब में कंपेयर करना है। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये परमानेंट डबल बॉन्ड है, सबसे छोटा होगा। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, अच्छा बढ़िया हो रहा है रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है लेकिन एक ही बार हो रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। सबसे अच्छा रेजोनेंस किस में हो रहा है? सबसे अच्छा रेजोनेंस बी में हो रहा है। तो ये उतना ज्यादा डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? टूटेगा। रेजोनेंस का होना, यहाँ डबल बॉन्ड का टूटना है,
रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जिस कंपाउंड में जितने अच्छे से रेजोनेंस हो जाए, इस केस में बॉन्ड की लंबाई को उतना बढ़ा देगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा अच्छा हो रहा है, इसलिए इसमें इस बॉन्ड की लंबाई ज्यादा अधिक होगी। अगला, which of the following orders of CC bond length is correct among these compounds? CC bond length, ये बॉन्ड आपको कंपेयर करना है। यहाँ का डबल बॉन्ड कहीं जाने वाला है क्या, परमानेंट है, ये बॉन्ड सबसे छोटा होगा। यहाँ का डबल बॉन्ड हाँ जाएगा ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये घूमेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा, रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, लंबाई इससे ज्यादा इसकी होगी। यहाँ पे सर और मजे में टूटेगा, ये लोन पेयर ऐसे घूमेगा, इसको ऐसे घूमेगा, और नाइट्रोजन यहाँ एक्सेप्टर लगा हुआ है, वो फिर एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा अच्छे रेजोनेंस से इसमें हो रहा है, सबसे ज्यादा बॉन्ड टूटने की संभावना यहाँ है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ भी 1 में होगी, उसके बाद 2 में, 3 में तो परमानेंट है भाई साहब, ये डबल बॉन्ड कहीं जा ही नहीं रहा है। 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, among the following compound the correct order of CC bond length, CC bond length, CC bond length सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर पे निर्भर करता है। ये देखो C2H6 क्या है, इथेन है, इथेन में कोई पाई बॉन्ड नहीं, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ। उसके बाद बेंजीन, एसिटिलीन और एथीन, बेंजीन, एसिटिलीन और एथीन, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा बेंजीन में होगा। उसके बाद क्योंकि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं और तीनों रेजोनेंस में टूटते रहते हैं, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर परमानेंट नहीं है। लेकिन एसिटिलीन और इथाइन में डबल बॉन्ड परमानेंट है, लेकिन एथिलीन में डबल बॉन्ड है और एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड तो और ज्यादा लेंथ को क्या कर देगा, घटा देगा, तो एथिलीन में ज्यादा होगा, सबसे ये ऑप्शन सही है। ओके, अगला, among the following compound C1C2, C1C2 bond is shortest in, किसमें सबसे छोटा है C1C2, C1C2 सबसे छोटा किसमें है, बताओगे किसमें है। अच्छा, इन तीनों में देखो तो, इन तीनों में बताओ तो, सिर्फ पहले ऊपर के तीनों में C1C2 सबसे छोटा किसमें है, तो आप बताओगे सर इसमें। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में आएगा। ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp, ये कार्बन कैसा है, sp2, ये कार्बन कैसा है, sp3। सर बॉन्ड लेंथ जो होता है वो p कैरेक्टर पर निर्भर करता है, p कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। सबसे कम p कैरेक्टर कहाँ है, यहाँ 50, यहाँ तो बढ़ गया, यहाँ भी क्या हो गया, बढ़ गया, तो इस बॉन्ड की लंबाई सबसे छोटी होगी इन तीनों में, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि रेजोनेंस वहां हो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे, अरे वाह, यहाँ पे रेजोनेंस हुआ और इसको ऐसे खोल देगा, है ना, या उल्टा भी हुआ तो ऐसे होगा और इसको ऐसे खोल देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस के कारण आएगा, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। ऐसे भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से भी आप देखेंगे तो ये sp और ये sp2, यहाँ भी क्या है, s कैरेक्टर ज्यादा है, p कैरेक्टर कम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस से ही समझ लेंगे, सबसे कम बॉन्ड कहाँ होगा, लंबाई यहाँ, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो ऑप्शन डी। Among these molecules the correct order of OO bond, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, H2O2 का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो ये कुछ इस तरह से होता है, ओपन बुक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात कर रहा है ना, ओ बॉन्ड, इस बॉन्ड की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर सबका नाम लेते हैं O3, O3 कुछ इस तरह से दिखता है, ऑक्सीजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। अब क्या है, O2, O डबल बॉन्ड O। चलिए, बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड यदि परमानेंट है, परसिस्ट कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना कम, बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ही नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ H2O2 की। उसके बाद किसकी, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, है ना, रेजोनेंस होगा, ये सेम स्ट्रक्चर ऐसा बना लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ये खत्म होकर यहाँ, इक्विवेलेंट मतलब 50% ही है। जो डबल बॉन्ड आपको ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दिख रहा है वो कितना है, 50%, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा O3, लेकिन यहाँ का डबल बॉन्ड तो 100% है, ये कहीं नहीं जा रहा भाई साहब, इसमें O2 वाला, तो ये सबसे कम। यही हो गया हमारा ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। O3 में क्या है, डबल बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेंस के कारण वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों ऑक्सीजन के बीच में। लेकिन O2 में दो ही ऑक्सीजन के बीच में वो डबल बॉन्ड फिक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 30,
29. Which of the following species does not have all CO bond of same length? सारे CO बॉन्ड सेम लेंथ के नहीं है। HCOO माइनस में सेम लेंथ के होंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर देगा बच्चों। कैसा देगा? इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, इक्विवेलेंट तो सेम लेंथ। CO3-2 ये भी इक्विवेलेंट, C डबल बॉन्ड O पर माइनस, O पर माइनस, ये भी क्या होगा? इक्विवेलेंट। 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे और तीनों इक्विवेलेंट, तो डबल बॉन्ड का डिस्पर्सल सारे जगह क्या होगा? सेम होगा। CO2 ये भी तो सेम ही है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, लेकिन HCOOH में क्या होगा? यहां पर लोन पेयर है, ये घूमेगा, यहाँ पे खोलेगा, तो ये भी बनेगा डबल बॉन्ड, यहां भी आएगा HCO माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस, है ना। लेकिन डबल बॉन्ड यहां ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा ज्यादा? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में इसकी बात ज्यादा मानी जाएगी, और इसकी बात ज्यादा मानी जाएगी मतलब ज्यादा परसेंट में डबल बॉन्ड इसके बीच में होगा और कम परसेंट में इसके बीच, क्योंकि इसकी बात कम मानी जाएगी, और जब कम परसेंट में डबल बॉन्ड यहाँ है तो इसकी लंबाई ज्यादा होगी, तो ये लॉन्गर होगा और ये बॉन्ड क्या होगा? शॉर्टर होगा। ये सिर्फ पूछ रहा था कि किसमें सेम लेंथ का नहीं होगा, हमने बता दिया। फॉर्मिक एसिड में सेम लेंथ का नहीं होगा, ये भी बता दिया कि कौन CO बॉन्ड लंबा है और कौन CO बॉन्ड छोटा है। अगला, among these compounds which has shortest CCl bond? अच्छा, shortest CCl bond किसमें है बच्चों? shortest CCl bond देखो, यहां पर तो ये sp3 कार्बन है, यहां भी कैसा है? sp3 कार्बन है, यहां भी sp3 कार्बन, लेकिन यहां पे कैसा है? sp2 कार्बन। तो शॉर्टेस्ट Cl बॉन्ड यही होगा, क्योंकि रेजोनेंस तो कुछ यहां पर देख लो, रेजोनेंस भी हो रहा है, ऐसे घूमेगा, ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रहा है, जबकि यहाँ नहीं है, कहीं भी बाकी रेजोनेंस नहीं हो रहा था, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस के कारण भी आ रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी। तो सबसे शॉर्टेस्ट है 1 में। Among these compound the correct order of CO bond length? CO bond length मतलब ये बताओ। डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं आएगा किसमें? इसमें, क्योंकि रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए 3 में CO बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा। उसके बाद इसमें रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इसमें उससे ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि एक तरफ डोनर एक तरफ एक्सेप्टर। तो चलो, रेजोनेंस का होना बॉन्ड लेंथ का घटना है, क्योंकि रेजोनेंस के होने से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा। तो 3 के बाद क्या होगा? 2, सबसे कम 1, क्योंकि 1 में सबसे अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, और सबसे अच्छा रेजोनेंस मतलब सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब बॉन्ड लेंथ उतना कम। 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1। नेक्स्ट, which of the following compound does not have all CC bonds of same length? बेंजीन में सारे सेम लेंथ, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये भी है साइक्लोप्रोपाइल कटायन, ये भी क्या होगा? सेम लेंथ, क्योंकि इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये भी है सेम लेंथ, साइक्लोपेंटाडायन एनायन है वो, ये भी सेम लेंथ, क्योंकि इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। नेप्थलीन में नहीं होता है, नेप्थलीन में क्या जब हम पढ़े थे, ये जो बॉन्ड होता है ये लॉन्गर होता है, C2C3, और ये जो बॉन्ड होता है ये कैसा होता है? शॉर्टर। याद है? याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रिवाइज कर ले फिर से। अगला, among these compound the correct order of ring नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ? रिंग और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ, यहां पे देखें, रिंग और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, सबसे ज्यादा 3 में, बाकी में तो रेजोनेंस हो जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, सबसे ज्यादा 3 में। उसके बाद यहां भी तो रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी तो रेजोनेंस हो रहा है, ठहरो, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप क्या हो गए हैं? पास में आ गए हैं, तो वो स्टेरिक रिपल्सन होगा। क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन, और ये घूम जाएगा, और जैसे ही घूम जाएगा तो अब एक प्लेन में नहीं रहेगा नाइट्रोजन और बेंजीन, तो नाइट्रोजन अब इसका रेजोनेंस इस रिंग के साथ कट जाएगा, तो कट जाएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आने का संभावना कम हो जाएगा। 3, 1 और सबसे लास्ट में 2, क्योंकि हम मजे में नाइट्रोजन क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा अपनी बॉन्ड लेंथ को घटा लेगा। 3, 1, 2, ऑप्शन ए। Among the following compound which one has longest CO bond? longest CO bond, सारे CO बॉन्ड परमानेंट है या टूटने वाले हैं? इसमें तो भाई साहब परमानेंट है, तो ये सबसे शॉर्टर है, क्योंकि रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है।
लेकिन शॉर्टेस्ट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट पूछ रहा है। अच्छा यहाँ यहाँ टूटने का संभावना है, तीनों में टूटेगा। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर टूटा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस हुआ, टूटा, ये फ्लोरीन का लोन पेयर टूटा। सबसे लंबा बॉन्ड उस मॉलिक्यूल में होगा जिसमें सबसे आसानी से ये टूटेगा, सबसे आसानी से उसमें टूटेगा जिसमें रेजोनेंस सबसे आसानी से होगा, और उससे रेजोनेंस होने वाला जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, नाइट्रोजन से अगर यहां से जाएगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, यहाँ फ्लोरीन पे प्लस आएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, सबसे अच्छा नाइट्रोजन पे प्लस, क्योंकि वो दोनों और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये जब तोड़ेगा तो इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो बनेगा टूटने वाला, ये ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब यहाँ पे टूटने की संभावना ज्यादा है। तो सबसे लंबा CO बॉन्ड यहीं पे होगा। ठीक, अगला यह है साइनिक एसिड और यह है आइसोसाइनिक एसिड। क्या पूछ रहा है, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दीज टू एसिड प्रोड्यूसेस। लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा तो सबसे पहली बात तो अनायन मिलेगा, कटायन तो मिलेगा नहीं, तो कटायन का ऑप्शन काटिए, कटायन तो होगा नहीं, क्योंकि H प्लस जा रहा है तो क्या मिलेगा हमको, अनायन मिलेगा। और कौन सा अनायन मिलता है तो देख लो, यहाँ H प्लस हटाओ तो क्या बनेगा, O माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N, ये मिला हमको साइनिक एसिड से। आइसोसाइनिक एसिड से हटाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। रेजोनेंस नाम की कोई चीज पढ़े हो, हाँ सर पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ ऐसे घूमेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ किसमें है, अल्टरनेट में, और इस बॉन्ड को इधर खोल देगा, तो ये हो जाएगा N C और O पर माइनस। क्या इन दोनों अनायन में तुमको कोई फर्क दिख रहा है, नहीं, दोनों तो एक ही अनायन है, तो ये सेम अनायन होंगे। अगर लॉस ऑफ प्रोटॉन करेगा तो आइदर वो साइनिक एसिड हो चाहे आइसोसाइनिक एसिड हो, जो अनायन मिलेंगे वो सेम मिलेंगे, क्योंकि रेजोनेंस होता है ना। अगला, आयोनाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस। आयोनाइजेशन का मतलब Br माइनस का आयोनाइजेशन कर रहे हैं, Br माइनस को हटा रहे हैं, तो Br माइनस को जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH3, पहला से ये मिलेगा और दूसरा से क्या मिलेगा, CH2 पे प्लस CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये कटायन मिलेंगे। तो अनायन तो मिलेगा नहीं, Br माइनस हट रहा है तो अनायन कहाँ से मिलेगा, अनायन नहीं मिलेगा, अनायन नहीं मिलेगा, कटायन मिलेगा। अब इन दोनों कटायन के बारे में सोचो, ये देखने में डिफरेंट लग रहे हैं, क्या ये डिफरेंट है, क्या ये डिफरेंट है, कहाँ डिफरेंट है। अगर तुम इसको ऐसे कर दोगे, इस पाई बॉन्ड को इधर खोल दोगे तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि अलग अलग कटायन नहीं मिला है, सेम ही कटायन मिला है। ठीक, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, इन दोनों में पाई बॉन्ड एक है, इसमें तो बॉन्ड की संख्या सबसे कम, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, 2 की स्टेबिलिटी सबसे कम, उसके बाद किसकी स्टेबिलिटी होगी, यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस, कौन ज्यादा स्टेबल, नाइट्रोजन पे प्लस, ठीक है, थोड़ा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन पे क्योंकि बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ क्या आएगा 2, ये होगा 2, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, नाइट्रोजन पे प्लस। उसके बाद कैसे कैसे किए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था, सबसे कम स्टेबल 2, उसके बाद कहा गया, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस, तो ये क्या है 1, और उसके बाद सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन पे प्लस 3, तो ये ऑर्डर हो गया 3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद 1, उसके बाद ये 3 1 2। चलो, on moving from gas phase to water as solvent, the contribution of second in resonance hybrid, सेकेंड मॉलिक्यूल कैसा है बच्चों, पोलरिटी डेवलप है, इसमें पोलरिटी डेवलप हो गया है, और पोलरिटी जब डेवलप हो गया है तो इसकी स्टेबिलिटी ऐसे सॉल्वेंट में ज्यादा होगी जो पोलर होगा, तो ऐसे सॉल्वेंट में हम पोलर में ही ले जा रहे हैं, तो पोलर में ले जाएंगे तो पोलर वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि नॉन पोलर में रखेंगे तो नॉन पोलर में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, बिना चार्ज वाला, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो भले ही पूरा में पोलर में ले जाओ नॉन पोलर में, इसका कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा रहेगा ही, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन गैस फेज की तुलना में पोलर फेज में सेकेंड वाले की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज।
ऑन मूविंग फ्रॉम गैस फेज टू वाटर फेज कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड इन द रेजोनेंस हाइब्रिड इंक्रीज। यदि पूछता कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। गैस फेज में ये ज्यादा डिक्रीज करता है ना, तभी तो सेकंड का इंक्रीज हुआ है, एक तो डिक्रीज हुआ होगा ना। क्वेश्चन नंबर 39, इन दिस कंपाउंड हाउ मेनी साइट्स आर अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ CH3O-। बच्चों ये एक न्यूक्लियोफाइल है, CH3O-, पढ़ेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब। ऐसे भी आप समझ सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस है, तो ये उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे प्लस होगा, तो आपको मॉलिक्यूल में खोजना पड़ेगा कहाँ कहाँ प्लस है, तो आपको दिखेगा नहीं। आप तो बोलोगे सर मजाक कर रहे हैं क्या, या कहाँ प्लस दिख रहा है आपको, हमको दिख रहा है। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ कार्बन पे क्या है, प्लस। उसके बाद फिर ये बॉन्ड इसको ऐसे तोड़ेगा तो कार्बन पे प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ। दो साइट है जहां पे प्लस चार्ज है, और इन दोनों साइट पे ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है। तो कितने साइट अवेलेबल है, 2 साइट्स आर अवेलेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अगला, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें है। सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ऑक्सीजन में, कार्बोनिल ऑक्सीजन पे किसमें है। तो देखो नाइट्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, फिनाइल रिंग, तो इधर कोई रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि अल्टरनेट में नहीं है, तो सारा का सारा ये डोनेशन इधर ही करेगा, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस। अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब रेजोनेंस होगा, है ना। नाइट्रोजन का लोन पेयर ये भी ऐसे घूमेगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये दो रास्ते हैं, यहाँ पे फिनाइल है इस तरह से लगा हुआ है, दिख रहा है, तो इसके पास इधर भी रास्ता है। तो ये लोन पेयर ऐसा है कि नहीं देगा, ऐसी बात नहीं है, देगा, लेकिन जितना आसानी से और जितना ज्यादा अमाउंट में यहाँ देगा, यहाँ नहीं, क्योंकि इसके पास दो रास्ते हैं, ये इधर भी फ्लो कर सकता है और इधर भी फ्लो कर सकता है, तो थोड़ा सा बट जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर, अब इधर जाने की संभावना बहुत घट गई, क्योंकि इधर इसको लालच ज्यादा मिल रहा है, इधर एक्सेप्टर लगा हुआ है, आराम से इधर घूमेगा, इधर जाएगा, यहाँ रेजोनेंस, फिर नाइट्रोजन पे रेजोनेंस, इधर बहुत कम देगा, और जितना कम डोनेट करेगा उतना ही ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और उतना ही कम नेगेटिव चार्ज इस पे जाएगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज अगर पूछे तो किस पे होगा, 1 पे, उसके बाद किस पे होगा, 2 पे, और सबसे कम नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल ऑक्सीजन पे किस में होगा, 3 पे, क्योंकि लोन पेयर ने अपना रूट ही बदल लिया। ठीक है, तो ये थे रेजोनेंस के क्वेश्चन। आई थिंक आपको मजा आया होगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो, नहीं तो पूरा थ्योरी का वीडियो देखें और फिर इसको पढ़े, बहुत मजा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, धन्यवाद।